ओम कालविषाय नमः। ओम मृत्युभूताय स्वाहा। इस कन्या का जन्म शुद्ध रक्त से नहीं, विश्व की अग्नि से होगा। गुरुवर, क्या यह सही है? इतनी मासूम बच्ची और उस पर यह प्रयोग? मासूम नहीं, ये काल का उपकरण है। ये कन्या नहीं, काल का शस्त्र है। राजाओं की मृत्यु इसके अधरों से निकलेगी। परंतु गुरुदेव, ये बालिका इतनी नाजुक है, जहर इसे जीवित कैसे रहने देगा? जब ब्रह्मांड विश्व से पैदा हुआ, तब अमृत की खोज शुरू हुई। ये बालिका दोनों का संगम है, मृत्यु और मोक्ष का द्वार। उसे पहले विष तो अभी। हे देवी, क्षमा करना, परंतु तुम्हारी नियति यही है। वह कटोरी से नवजात के होठों पर विष की कुछ बूंदें टपकाता है। वो रो क्यों रही है? उसकी सांसें स्थिर हो गई है। वो मृत्यु की पहली परीक्षा पार कर गई। अब वो विष कन्या कहलाएगी। उसका नाम होगा चंद्रिका। क्या वो अब जीवित रहेगी? वो जीवित रहेगी, परंतु इंसान नहीं कहलाएगी। हर सांस जहर होगा, हर स्पर्श मृत्यु। जो उसे प्रेम करेगा वही पहले मरेगा। क्या इस कन्या का कभी मोक्ष होगा? शायद केवल प्रेम ही इसका विष हर सकता है। पर कौन होगा ऐसा मूर्ख जो विष से प्रेम करेगा? समय तय करेगा कि विष कन्या राजाओं की मृत्यु बनेगी या स्वयं की। चंद्रिका, आज तुम्हारा 7वां विष है। ये थोड़ा तीखा होगा, पर तुम सह लोगी। विष अब चुपता नहीं गुरुवर, अब वो जैसे मेरा ही हिस्सा है। बहुत आगे बढ़ रही हो। तुम्हारा शरीर अब जहर को पीकर अमृत बन गया है। परंतु अब समय है इसे सौंदर्य में ढालने का। एक विष कन्या सिर्फ जहर से नहीं, अपने रूप से भी मृत्यु लाती है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी गुरुदेव। तो सुनो, अब से तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी मुस्कान सब मृत्यु के अस्त्र होंगे। तुम्हें हर पुरुष के दिल को छूना है और फिर उसे जहर में बदल देना है। पर गुरुवर, अगर मैं किसी को छू लूं और वह मुझे अच्छा लगने लगे तो? विष कन्या को ना लगाव होता है और ना प्रेम होता है। तुम प्रेम नहीं कर सकती। अगर तुम प्रेम करोगी तो वो तुम्हें ही मार डालेगा। गुरुवर, ये केवल एक बच्ची है, उसके भीतर भावनाएं जाग रही हैं। हमारा कार्य है उसे भावनाओं से मुक्त करना। भावना विष की सबसे बड़ी शत्रु होती है। एक बार वह बगीचे में एक छोटे से सांप को अपने हाथ पर लेकर मुस्कुराती है। सांप मर जाता है। एक दर्पण के सामने चंद्रिका खड़ी है, सुंदरता जैसी कोई देवी और उसकी आंखों में अकेलापन। तुम्हें अब सीखना है कैसे एक नजर में जीवन को खींचा जाए, कैसे एक मुस्कान में युद्ध छिपाया जाए। पर गुरुदेव, क्या कभी ये विष अमृत बन सकता है? जब आग जलती है तो राख बचती है। विष जब प्रकट होता है तो कोई ना कोई अंत तय होता है। ये कन्या उस अंत की शुरुआत है।
राजगुरु एक तामपत्र लाता है जिस पर लिखा है, यही कन्या एक दिन एक शक्तिशाली राजकुमार की मृत्यु का कारण बनेगी। और अब समय है उसे महलों के लिए तैयार करने का। राजनीति, सौंदर्य और विष, यही है उसका भाग्य। मेरा भाग्य मृत्यु है। तुम मृत्यु नहीं, मृत्यु की रानी बनोगी। सिंहासन नहीं चाहिए तुम्हें, बल्कि वो चेहरों की चुप मौत जो तुम्हारे इशारों पर घटेगी। दक्षिण के सुंदर राज्य वसुंधरा का राजमहल। युद्ध के बादलों के बीच राजनीतिक शांति की तलाश में एक गुप्त प्रस्ताव आता है। युवराज आदित्य, उत्तर दिशा से एक विशेष प्रस्ताव आया है। राजगुरु अग्निदत्त ने अपनी कन्या का संबंध आपके साथ जोड़ना चाहा है। गुरुदेव अग्निदत्त, वो तो केवल तांत्रिक गुरुकुल में निवास करते हैं। उन्होंने कन्या के विवाह की इच्छा प्रकट की है। जी महाराज, पर यह प्रस्ताव साधारण नहीं है। उस कन्या को लोग कहते हैं चंद्रिका। सुना है उसका सौंदर्य अंधकार तक को मोहित कर दे। तो क्या अब युद्ध के बदले प्रेम के मैदान में उतरना होगा? राजन, ये एक अवसर है उत्तर की शक्तियों को मित्रता में बदलने का, परंतु सावधानी आवश्यक है। चंद्रिका एक रहस्यमय स्त्री है। उसके विषय में कई किंवदंतियां भी हैं। जिस स्त्री को मैं देखे बिना विवाह कर लूं, क्या वो मेरे राज्य को सुख देगी या विष? कुछ कहते हैं वो कन्या विष से उत्पन्न हुई है। उसके होठों का स्पर्श मृत्यु है, उसकी मुस्कान में अग्नि है। तो क्या मैं उस अग्नि में प्रवेश करने से डर जाऊं? नहीं, अगर वो विष है तो मैं उसे प्रेम से अमृत में बदल दूंगा। भय नहीं, आकर्षण है। राजकुमार, सुना है जिसने उस कन्या की आंखों में देखा वो फिर किसी और को नहीं देख पाया। तो अच्छा है ना, मेरी आंखें स्थिर रहेंगी और हृदय भी। गुरुदेव, क्या ये वही राजकुमार है जो मेरे भाग्य में लिखा है? भाग्य नहीं, योजना है। राजकुमार आदित्य, वो जिसके राज्य की शक्ति हमें चाहिए और जिसकी मृत्यु तुम्हारे अधरों में बंद है। तो क्या मेरा जीवन सिर्फ एक शस्त्र है? नहीं चंद्रिका, तुम युद्ध नहीं, युद्ध की परछाई हो। तुम प्रेम नहीं करती, प्रेम तुम्हें करता है। स्वागत वैसा हो जैसा एक राजा की अंतिम यात्रा का होता है, क्योंकि वो या तो हमारा हो जाएगा या मृत्यु का वरण करेगा। और अगर वो मेरा हृदय छू गया तो तुम स्वयं मृत्यु बन जाओगी। विषकन्या की सबसे बड़ी हार यही होती है, प्रेम। ये कौन सी दुनिया है जहां फूल भी सांसें रोक कर खिले हैं? ये वह दुनिया है जहां हर सौंदर्य में छुपा है एक अंतिम स्पर्श। स्वागत है राजकुमार। अगर ये स्वर्ग है तो तुम उसकी देवी हो, और अगर ये मृत्यु है तो मैं उसे गले लगाने के लिए तैयार हूं।
मृत्यु को गले लगाने वाले बहुत कम होते हैं, पर जो उसे चूमते हैं उनका नाम इतिहास में नहीं हवाओं में लिखा जाता है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, या वो भी किसी विष की तरह रहस्य है? मेरा नाम चंद्रिका है, जिसका अर्थ है चांद की रोशनी, पर इस चांद के नीचे छिपा एक अंधकार। और मैं हूं आदित्य, सूर्य का पुत्र। हमारे मिलन से क्या होगा, प्रकाश या विनाश? इसका उत्तर तो भविष्य में भी नहीं जानता कोई, लेकिन जो होगा वह सामान्य नहीं होगा। राजगुरु अग्निदत्त कुछ दूरी से दृश्य देख रहे हैं। उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान है। भानुसेन पास खड़े हैं। देखो, मृत्यु ने प्रेम की ओर पहला कदम बढ़ाया है। अब देखना है कौन किसे पी जाता है। चंद्रिका की आंखें बोल रही हैं गुरुदेव, वो पहली बार कांप रही हैं। तो हमें कांपती लो को बुझाना नहीं है, हवा बनकर उसे नियंत्रित करना होगा। चंद्रिका आदित्य के और पास जाती है। उनके बीच अब केवल कुछ कदमों की दूरी है। तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है जो मेरी हर बात को मौन कर देता है? शायद वो सच्चाई जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता, या वो विष जो शब्दों में नहीं बहता। मुझे सत्य चाहिए, चाहे वो तुम्हारे स्पर्श में हो या मृत्यु में हो। क्या तुम मुझे अपनी हथेली पर छूने दोगी? चंद्रिका कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से हथेली आगे बढ़ाती है, कांपती हुई। पर तभी पीछे से राजगुरु की गूंजती हुई आवाज आती है। नहीं चंद्रिका, अभी नहीं। समय नहीं आया है तुम्हारे विष का खुलासा करने का। राजगुरु चौंकता है। चंद्रिका तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। उसकी आंखें एक अजीब पीड़ा से भर जाती है। क्या मुझे यहाँ पर किसी खेल में फंसाया जा रहा है? नहीं नहीं राजकुमार, ये खेल नहीं, मेरा जीवन है। मैं वो सत्य हूँ जिसे सामने देखकर भी झूठा माना जाता है। राजकुमार आदित्य, ये केवल पहली भेंट थी। इससे आगे भी बहुत कुछ जानना शेष है। कल एक विशेष रात्रि भोज की व्यवस्था है, जो आपकी शंका और हमारी योजना दोनों सामने होंगे। मैं उस भोज में आऊंगा, पर तब तक मैं ये तय कर लूंगा कि मैं मृत्यु से प्रेम करता हूं या किसी विष से। चंद्रिका चांदी की चौकी पर बैठी है। राजकुमार आदित्य के साथ राजगुरु अग्निदत्त, महात्मा भानुसेन भी मौजूद है। चंद्रिका, आज तुम केवल सुंदर नहीं, चौंकाने वाली लग रही हो। कभी कभी विष को भी सुंदर दिखना पड़ता है, ताकि वह अपना काम कर सके बिना पहचाने। आज का भोजन केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा की परीक्षा है। खाइए, लेकिन सोच समझ कर खाना। राजकुमार, ध्यान रखें, ये भोज केवल स्वाद नहीं, शायद एक जाल है। कभी कभी जाल में जाना ही शिकार के स्वाभिमान की जीत होती है। सेवक विभिन्न थालियां परोसते हैं। हर थाली में कुछ अलग, कुछ विचित्र। एक थाली में काले रंग का पेय, दूसरी में नीलकमल परोसे गए पकवान। वातावरण शांत, लेकिन सांसें तेज। ये पेय नागामृत है। केवल वही पी सकता है जिसके हृदय में लोभ या भय ना हो। यदि ये नाग का अमृत है, तो देखना होगा कौन विषधर है, पेय या पान करने वाला। राजकुमार पेय पी जाता है। सभी में सन्नाटा। चंद्रिका की आंखों में घबराहट। कुछ देर बाद राजकुमार मुस्कुराता है। मुझे लगता है मैंने आज विष नहीं, तुम्हारी नजरों का रस पिया है। अगर वह रस तुम्हारे भीतर गया है, तो अब बचना असंभव है। अब मुख्य व्यंजन, नीलकंठ कौरव, एक ऐसा व्यंजन जिसे केवल एक विशेष अंग की स्पंदना पहचानती है। अगर हृदय अशांत हो, ये जीवित जला सकता है। क्या ये सब केवल एक खेल है
या कोई यज्ञ चल रहा है? अगर ये यज्ञ है तो मैं बलि देने को भी तैयार हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि बलिदान किसे कहा जाए, प्रेम को या विष को। राजकुमार पहला कौर लेता है। चंद्रिका की सांस थम जाती है। अगले ही क्षण सब कुछ शांत। राजकुमार की आंखें बंद कुछ पल और फिर वह आंखें खोलता है। इस व्यंजन में प्रेम की जलन थी, विष की नहीं। तुम्हें कैसे पता? हाँ, क्योंकि मौत का स्वाद मैं पहले भी चख कर आया हूं, पर यह स्वाद पहली बारी दिल में उतरा है। राजकुमार, आपने इस परीक्षा को पार कर लिया है। अब एक अंतिम निर्णय शेष है। क्या आप उस स्त्री को स्वीकार कर सकते हैं जिसकी सांसों में जहर है, जो स्पर्श करे तो मृत्यु पास आए? तो क्या ये निर्णायक है? राजकुमार विष कन्या को राजमहल की रानी बनाना चाहते हैं। हाँ, अगर उसका हृदय साफ है तो मैं विष से भी जीवन चुन सकता हूं, क्योंकि ये केवल चंद्रिका नहीं, मेरे भविष्य की सच्चाई है। राजकुमार, आपने वो कह दिया जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। अब चाहे ये क्षण अंतिम हो या शुरुआत, मैं आपका साथ चाहती हूँ हर कीमत पर। चंद्रिका अपने कक्ष में अकेली खड़ी है। शीशे में खुद को देखती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में चिंता है। एक दरवाजा धीरे से खुलता है। प्रवेश करते ही महामात्य भानु सिंह, उसके पीछे दो सशस्त्र सैनिक। तुम्हें लगा राजकुमार की भावुकता ही इस राज्य का निर्णय बन जाएगी विष कन्या? राजकुमार का प्रेम मेरी जीत नहीं, मेरी मुक्ति है। मुक्ति? राज्य की राजनीति में प्रेम कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारे शरीर में बहता जहर राज्य के सिंहासन के लिए खतरा है। अगर मेरा जहर तुम्हारे भीतर डर पैदा कर रहा है, तो शायद मैं सिर्फ एक स्त्री नहीं, तुम्हारी सजा बन चुकी हूँ। तुमने जो खेल शुरू किया, अब उसका अंत मैं तय करूंगा, अभी और यहीं। पीछे हटो। चंद्रिका पर हाथ उठाने वाले मुझ पर वार करने जैसा होगा। राजकुमार, ये राज्य के हित की बात है। राज्य का हित मेरे निर्णय में है, तुम्हारी साजिश में नहीं। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन को चुनाव करने का। तो क्या आप एक विष कन्या को रानी बनाकर सभी सभाओं और राजवंशों को चुनौती देंगे? मैं प्रेम को जहर कहने वालों को चुनौती नहीं, उत्तर देना जानता हूं। चंद्रिका भावुक होकर आदित्य की ओर देखती है। उसकी आंखों में नमी है। राजकुमार, अगर मेरे कारण आप पर संकट आता है तो मुझे दूर जाना ही बेहतर होगा। तुम मेरी रगों में दौड़ते खून जितनी अपनी हो। अगर तुम्हारा जहर मुझे मार सके तो मैं मौत को भी प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। तो क्यों ना ये अंतिम परीक्षा हो जाए? ये विशुद्ध विष है, वंशानुगत। चंद्रिका का एक स्पर्श और इसका स्वाद तय करेगा कि ये प्रेम है या छल। राजकुमार, क्या आप इसे पीने को तैयार हैं? अगर मेरी मृत्यु तुम्हारी सच्चाई साबित कर सके तो ये विष जीवन से अधिक मूल्यवान है। सभा में सन्नाटा छाया है। चंद्रिका कांपती है। राजकुमार धीरे से कटोरी उठाता है। वह विष पी लेता है। चंद्रिका चीखती है, नहीं, नहीं, नहीं। राजकुमार जमीन पर बैठता है। उसकी सांसें भारी होती है। धीरे धीरे शांत सन्नाटा। देखा, यही होता है प्रेम का परिणाम। अब बस
इस विष कन्या को कारागार में डाल दो। चंद्रिका राजकुमार के पास गिरती है, उसका सिर गोद में रखती है, आंखों में आंसू गिरते हैं, उसकी आंखें खुलती है। ये विष जल से भी मीठा लगा। शायद प्रेम ने इसका स्वाद बदल दिया। ये कैसे संभव है? क्योंकि प्रेम की शक्ति विष को भी अमृत बना सकती है। तुम्हारे षड्यंत्र हार गए और इसे युग ने प्रेम की एक नई कथा लिख दी है। अब निर्णय स्पष्ट है, मैं चंद्रिका से विवाह करूंगा, और जो इस राज्य के भविष्य को विष कहेगा वो अंधकार में जलेगा। आपने मुझे जीवन दिया, लेकिन आज आपने मुझे आत्मा दी है। सैनिक भानुसेन को पकड़ लेते हैं। राजगुरु आशीर्वाद देता है। चंद्रिका और आदित्य एक दूसरे का हाथ थामते हैं। आज ये यज्ञ केवल एक विवाह नहीं, बल्कि नए युग के आरंभ का संकल्प है, जहां प्रेम विष को भी अमृत बना सकेगा। क्या आप दोनों इस अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं? मैं आदित्य प्राण और हृदय से चंद्रिका को स्वीकार करता हूं। उसके अतीत को नहीं, बल्कि उसके साहस और प्रेम को अपनाता हूं। मैं चंद्रिका अपने भीतर के विष से भी अधिक आपके विश्वास को अपनाती हूँ। अगर मेरी देह जहरीली है तो मेरा प्रेम आपकी ढाल बनेगा। इतिहास में पहली बार एक विष कन्या रानी बनने जा रही है, और शायद यही राज्य का भाग्य विधान है, जहां भय को प्रेम ने परास्त कर दिया। जो प्रेम को विष समझ बैठे, उन्हें इसी अग्नि में अपने अभिमान को भस्म करना होता है। आज मैं घोषणा करता हूं, चंद्रिका अब केवल मेरी पत्नी नहीं, बल्कि इस राज्य की महारानी होंगी। जो भी उसे उसकी जाति, अतीत या शक्ति से परखने का प्रयास करेगा, वो राज्य के नियमों का उल्लंघन करेगा। जिसने मुझे विष से प्रेम तक की यात्रा दी, वो नायक नहीं, मेरा पुनर्जन्म है। और तुम जो विष में भी जीवन बो सकती हो, मेरे राज्य की आत्मा बनोगी। ये यज्ञ केवल एक युग का अंत नहीं, बल्कि प्रेम के राज्य का प्रारंभ है, जहां विष कन्या नहीं, प्रेम कन्या राज करेगी।